कहते हैं, यानी कि उनको चाइनीज लैंग्वेज आता था तिब्बतन्स को, उनको चाइना के टेरिटोरी में भेज के सिक्योरिटी हासिल करना। इसीलिए एसएफएफ को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ कहते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आता है इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एसएफएफ उनको जो है पारामिलिट्री फोर्स के तौर पे रखा गया। वहां पे भी आर्मी के ऑफिसर्स करते हैं, उनके मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर होता है आईजी एसएफएफ। तो ये जो है एसएफएफ भी ड्यूल कमांड में है। देखिए कैबिनेट से उनका बजट जो है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से जाता नहीं है। आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो बजट है वो जाता है डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का बजट कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आता है। आसाम राइफल की तरह वो भी पारामिलिट्री फोर्स में है, लेकिन ड्यूल कमांड में रहते हुए उनको ईसीएचएस कैंटीन फैसिलिटी और आर्मी की पूरी तनख्वाह और पेंशन, वन रैंक वन पेंशन दे दिया है। जबकि आसाम राइफल जैसे आप सभी को पता है, हम बहुत दूर शिलोंग में है हमारा हेडक्वार्टर, वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठते हैं। वह जो है करीब 1.5 या 2 साल के लिए आते हैं और उस टाइम वो अपना जो रिहेबिलिटेशन के ऊपर चिंता करते हैं। वो आसाम राइफल के डीजी के बाद मैं कहाँ रहूं, तो उसको हमारी चिंता नहीं रहती है। आसाम राइफल्स के जो लाखों 1 लाख के ऊपर एक सर्विसमैन है, करीब 70,000 के आसपास सर्विंग पर्सन है। उनका वेलफेयर जो है उनके दिमाग में बहुत कम आता है। अपने आप को कैसा सेटलमेंट करना है, यानी सरकार जो होम मिनिस्टर जो भी है उनसे थोड़ा अपना रिपोर्ट ठीक ठाक करके मेरे रिटायरमेंट होने के बाद जैसे मैंने गवर्नर बनना है या कहीं बनना है, उसी के पीछे उनका ज़्यादातर समय गुजरता है। इसी वजह से वेलफेयर बहुत कम होता है। और कोई भी, जैसा मैंने आपको बताया, जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया उस वक्त ब्रिगेडियर लेखराज पुआर उनके चीफ हुआ करते थे। जैसे अभी हमारा डीजी है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का, तो वो जो लेखराज ब्रिगेडियर था उन्होंने ही प्रपोजल दिया था सरकार को। उनका भी जो जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया ड्यूल कमांड में था, एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए एमओडी में ऑपरेशनल कंट्रोल था। जैसे आज का जो डीजी है या कई डीजी आ चुके हैं, उन्होंने कभी जो है हमारा प्रपोजल सरकार को नहीं दिया है। वो एक एसोसिएशन बनना पड़ा, मुझे एक एसोसिएशन खोलना पड़ा, इनको लिखना पड़ा। जैसे अभी 31 बार मीटिंग हम कर चुके हैं इनसे। जैसे मैं बताया, आज हम डिफेंस मिनिस्टर को मिल रहे हैं 5 बजे। तो हमें जो है रिटायर होने के बाद जो अपने बाल बच्चों को के ऊपर हमने ध्यान देना है, उनका शादी करना होता है, घर में काफ़ी काम होता है आदमी का। तो जो औरत जो है नाराज रहता है हम लोगों से, जैसा मेरे से नाराज है वो, मैं खैर उन्हें पूछे बिना आता हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो वहाँ से अलग होके अपने जो अधिकार के लिए हमें जंतर मंतर में आकर बैठने की नौबत आ चुकी है अभी। जैसे 4 तारीख को हमने रामलीला मैदान में आना है, कोई हम केरल से आ रहे हैं, कोई नागालैंड से आ रहा है, त्रिपुरा से आ रहा है, इतने पैसा खर्च करके। ये कारण क्या है? हमारा जो लीडरशिप है जो आर्मी का, आसाम राइफल, वो जो है बहुत बड़ा शून्य है जो वेलफेयर मेजर्स में, कोई सोचता नहीं है वो। जब हम 3 डीजी से मिल चुके हैं मैं शिलोंग जाकर, वो बोलते हैं कि ड्यूल कमांड हटाना आपका बिजनेस नहीं है, आप जाइए, यू गो टू द जंतर मंतर, सीट देयर एंड धरना एंड प्रोटेस्ट फॉर और वन रैंक वन पेंशन के लिए आप जो है प्रोटेस्ट करो बोलते हैं। तो मैंने उन्हें कड़ी शब्द में बताया कि हमें जो है उस वक्त 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हमें जो है जंतर मंतर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ड्यूल कमांड जो है आप लोगों से भी ज़्यादा, यानी जो सर्विंग पर्सन है उससे भी ज़्यादा रिटायर्ड पर्सन को इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि मैं केरल सरकार को जब पूछता हूँ कि हमें ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो बोलते हैं कि आप कहाँ हैं, हमको पता ही नहीं है, ना आप आर्मी में लिस्ट में है, ना ही आप सीएपीएफ में। सीएपीएफ को वो बताता हूँ मैं, 2011 में न्यू नोमेनक्लेचर ऑफ सीएपीएफ निकला। 2012 में क्या हुआ, उनका एक्स सीएपीएफ का ऑर्डर पास किया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने। उन्हें यह लिखा गया, होम सेक्रेटरी ने सभी जो चीफ सेक्रेटरी थे स्टेट में, उनको लेटर लिखा गया कि जो आर्मी के जो सुविधा होता है वो एक्स सीएपीएफ को भी दे दिया जाए, यानी बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह जो है उनको फैसिलिटी दो। आसाम राइफल वहाँ भी गायब। अब देखो तो कारण क्या हो रहा है, ड्यूल कमांड। ये थोड़ी हम जवान आके उधर पार्लियामेंट में जाके उनका जो है कानून बना के जो हमने पास करना है, ये तो पार्लियामेंटेरियन जो बैठे हैं अभी, जो अभी क्या विंटर सीजन हो रहा है, समर सीजन हो रहा है, करोड़ों रुपया ले रहा है लोग, करोड़ों रुपया, वो भी हमारा पैसा है वो रेवेन्यू।
उनका तनख्वाह, टेलीफोन, टूर, ये वो करके निकालता रहता है। और एक प्राइम मिनिस्टर है जो बोलते हैं हम जनता के सेवक। कहाँ है, कहाँ सेवा कर रहे हो? हम जवान यहाँ धूप में बैठ रहे हैं, क्यों ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर? मैंने उनके लिए कई जो है एप्लीकेशन भेजे अपॉइंटमेंट के लिए, वीडियो भेजा, ट्विटर में ट्वीट किया उनका, हमें अपॉइंटमेंट दीजिए ताकि हम आपको ब्रीफ कर सकें इसके ऊपर। गायब, वो वहां से कोई जवाब नहीं मिला। जो भी हम लेटर लिखते हो MHA MOD को भेज देता है। तो हमने PM को मिलना है, प्राइम मिनिस्टर को, क्या MHA MOD के वहां पर लेटर फॉरवर्ड करने से क्या फायदा? तो ये है दशा आसाम राइफल का और हमारे भारत का। तो अभी जो है पूरा हम संघर्ष करना है, 3 दिन तक यहाँ रहने हैं और 4 दिसंबर को हमारा रैली होगा, प्रोटेस्ट रैली। यहाँ पर संख्या कम है, हमने कम बुलाया यहाँ पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जंतर मंतर में। लेकिन जो प्रोटेस्ट मार्च होगा, जो भी यहाँ आ रखे हैं सभी लेटर कहीं से आ रहे हैं गाड़ी में, और आदमी आना चाहिए, कम से कम भी 5-10 हज़ार। अभी हमारी जो मेंबरशिप की संख्या लगभग 12,000 है। असम राइफल्स के पूरे रिटायर्ड पर्सन 1 लाख से ज़्यादा है। नेपाल में है 30,000 के लगभग। मैक्सिमम आदमी रामलीला मैदान में 4 तारीख सुबह 9:30 बजे पहुंचना चाहिए। जहां तक मैं अभी बता रहा था, SFF ऑफ आसाम राइफल पैरामिलिट्री फोर्स है। SFF को जनवरी 1, 2009 से उन्हें पूरा फैसिलिटी दिया गया। पूरा फैसिलिटी यानी आर्मी के पूरे ECHS, कैंटीन के अलावा जो तनख्वाह, पेंशन सभी दिया गया 1/1/2009 के बाद। 1/1/2009 से पहले जो रिटायरी थे, जैसे मैंने बताया 10,000 की संख्या है इनका, 5,138 के लगभग थे एक्स SFF के लोग। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया। उसकी सुनवाई जो है 2016 को हुआ है। उसमें बताया गया है कि जब सर्विंग पर्सन को जब आप इतनी सुविधा दे रहे हैं तो रिटायर्ड पर्सन को भी दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि SFF के जो रिटायरी है उनको भी आज 1 रैंक 1 पेंशन मिल रहा है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 3rd एनुअल जनरल मीटिंग जो हमारा कन्नौर में हुआ था, वहाँ पे हमने एक रेवोल्यूशन पास किया था, रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन में हमने ये बताया था कि सरकार थोड़ा ढीला बरत रहा है तो हम केस फाइल करेंगे जुडिशरी को। तो 27 नवंबर 2017 यानी कि पिछले साल मैं खुद आके 10 दिन रहा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वकील से डिस्कस करने के बाद मैंने इनका पिटीशन तैयार किया। 27 नवंबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में केस फाइल किया। मैंने खुद आर्ग्यूमेंट किया था। जैसे सभी को पता होगा, मैंने लॉ ग्रेजुएट कर रखा है और इसी आसाम राइफल के सर्विस के दौरान ही मैंने पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन जो भी BA LLB जो भी मैंने लिया है। इसलिए मैं अभी रिटायर होने के बाद मैं उसको जो है दोबारा आसाम राइफल को अपना सर्विस दे रहा हूँ बिना तनख्वाह का। उसमें जो है मेरे को तनख्वाह नहीं मिलता है। अगर मैं खुद जाके अपीयर होता हूँ कोर्ट में, जैसे सभी को मालूम है वकील क्या करता है, वकील अपना काला कुर्ता पहन के लोगों का जो है केस लेके पैसा लेता है वो, ठीक है ना, केस में पैसा लेता है और हर अपीयरेंस को 20-30 हज़ार करके लेता रहता है वो पैसा। और वकील बहुत कमाता है। तो मैं वो कमा सकता था लेकिन मैं उस तरफ गया नहीं। जब मेरा ये काम ख़त्म होगा, अभी 62 साल का हूँ मैं, मेरे लिए और टाइम है, मैं उसके बाद जाके केरला हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूँगा। लेकिन सबसे पहला मेरा मुद्दा है ये ड्यूल कमांड का। और आपको मालूम होगा ये जो कैंटीन CSG जो कैंटीन आप जो ले रहे हैं अभी स्मार्ट कार्ड लेके, उसमें मेरा बहुत टाइम गया है। ECHS जो अभी कैबिनेट का अप्रूवल के लिए गया हुआ है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, वो भी मेरा ही केस था। मैंने ही डिवीज़न बेंच में किया, मैंने आर्गूमेंट किया, उसको कार करके सुप्रीम कोर्ट में आकर स्पेशली पिटीशन डिसमिस हुआ था ये 9 फरवरी को। अभी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल के लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट में पड़ा हुआ है वो प्रपोजल, वो किसी भी वक्त जो है सैंक्शन होकर आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फैसिलिटीज़ जो है हम अपना पैसा लगा के अपना समय बर्बाद करके कोर्ट में जाते आते, यानी कि 2013 को मैंने फाइल किया था केस, ECHS का कहला है 2013, ये है 2018, यानी कि 5 साल हो गया है, 5 years।
5 इयर्स और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका SLP डिसमिस करके अभी 9 महीने से भी ज़्यादा हो गया। तो ये जो है अपना फैसिलिटी लेने के लिए इतना समय जो है बर्बाद कर रहा है हमारा, ये सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जो ECHS है, देखिए इसमें ट्विन कंडीशन है। इसका जो नियम है 30 दिसंबर 2002 का नियम है, सॉरी 2003 का, उसमें लिखा हुआ है ट्विन कंडीशन, बेनिफिशियरीज ऑफ दिस फैसिलिटी शुड फुलफिल ट्विन कंडीशन, दैट इज एक्स सर्विसमैन इन रेसिप्ट ऑफ पेंशन। जैसे मैंने बताया अभी रूल एक्स सर्विसमैन वाला 1979, सबसे पहले तो एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए पेंशनर, उसी को दिया जाएगा ECHS। उस हिसाब से केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ही मिलना चाहिए ECHS। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया, कोस्ट गार्ड, सभी को पता है कोस्ट गार्ड क्या है, वो जो है वो नहीं है, एक्स सर्विसमैन में आता नहीं है, क्योंकि वो भी 57 जो BSF का जो नियम है उसी के बेस में कोस्ट गार्ड का भी नियम बनाया गया है। 57 साल तक नौकरी कर सकता है ये लोग, तो 57 ईयर्स के तक नौकरी करके पेंशन जाता है, वो इस वजह से वो क्या है, एक्स सर्विसमैन नहीं है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स 60 ईयर्स, जैसे आसाम राइफल की तरह 60 साल नौकरी करके पेंशन जा रहा है, वो भी एक्स सर्विसमैन नहीं है। तो ट्विन कंडीशन जो इन्होंने नियम में बना रखा है उसको बाईपास करके SFF और कोस्ट गार्ड को भी इन्होंने ECHS दे दिया। देखो, तो मैंने जो कोर्ट में जो मुद्दा रखा इसी के ऊपर रखा, क्योंकि सरकार ने नियम तो बनाया और खुद ने नियम को तोड़ के दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोस्ट गार्ड और SFF, उनको जब दे दिया है तो आसाम राइफल को क्यों नहीं। जब आसाम राइफल मैंने एप्लीकेशन वगैरह लिखा तो ये मुझे जवाब मिलता है कि आप लोगों का जो है गेजेट नोटिफिकेशन में आना चाहिए। तो वो जो लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या जो क्लर्क, उसको ये पता नहीं है कि गेजेट नोटिफिकेशन में कैसा आएगा, क्योंकि हम तो 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं। मतलब बताने का, कहने का मतलब ये है कि सरकार के जो पदाधिकारी है उनको भी ये पता नहीं है कि गेजेट नोटिफिकेशन क्या होता है, उनको भी ये पता नहीं है कि जो एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट 1979 क्या होता है। तो ये सब जो है कमजोरियां हैं, उन सभी को मालूम होना चाहिए। और मेरे इसी पेज पर केरला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हमें सैंक्शन दे दिया, इसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनका SLP डिसमिस कर दिया और अभी हमें जो है मिलने जा रहा है ECHS। तो हमारा समय ऐसे बर्बाद हो रहा है। देखिए, तो ये जो है बहुत ही नाजुक है, सरकार का गलती है। ये अपना दिल्ली हाई कोर्ट में जो हमारा नेक्स्ट हियरिंग है 3 तारीख को है दिसंबर, आज है 30 नवंबर, यानी कि जो प्रोटेस्ट मार्च है उससे एक दिन पहले जो है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग भी है। और उन्होंने नोटिस दे रखा था इनको 27 नवंबर को, क्या हुआ, आपका क्या डिसीजन लिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोर्ट को बताइए, पेटिशनर को बताइए। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं। उन्होंने ये बोला कि और हमें समय चाहिए। समय कितना चाहिए उनको इतना बताने के लिए? तो ये जब हम ब्रीफ करेंगे आज हमारे जो अभी के जो डिफेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारामन को, हम उनको ब्रीफ करेंगे और मेमोरेंडम जो मैंने आपको दिखाया वो हम उनको देंगे। और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हम शांत तो रहते हैं। मेरा विचार था कि हम आरेवा ऑल इंडिया को कभी भी हम प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर या कहीं लेकर नहीं जाने का था मेरा विचार। इसलिए मैंने कानूनी कार्रवाई किया था, अभी मीटिंग की 31, इनको समझाया, डिफेंस सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सभी को। लेकिन हमें खुशी है कि आर्मी का जो अथॉरिटी अभी है वो हमें लेने के लिए तैयार है, हमें तैयार है वो, क्योंकि बिना आसाम राइफल के आर्मी को बहुत नुकसान होगा, जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो आसाम राइफल को जानता है वो कभी आसाम राइफल को छोड़ेगा नहीं, इतने प्रोफिशिएंट है। क्योंकि मैंने जो है, मेरे पिताजी भी थे आसाम राइफल में, मैं बॉयज़ में भर्ती हुआ था और हमको पता है कि जो हम लोग पेट्रोलिंग जाते हैं, पेट्रोलिंग में जो है रहने से लेकर खाने तक जो शिफ्ट, यहाँ कितने सारे JCOs हैं, सुबेदार मेजर साहब वगैरह है, क्या होता है आसाम राइफल। मैं जो है आर्मी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई ऊपर है आसाम राइफल रेगुलर आर्मी से भी, फौज से। वारंटे जहाँ काउंटर इंसर्जेंसी का ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ के सिलेबस में जो लुंगले
18 आसाम राइफल जो हुआ करता था, उनका जो प्रैक्टिकल जो प्रोफिशिएंसी है उसको वहाँ का सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। आसाम राइफल्स का काउंटर इंसर्जेंसी का जो टैक्टिक्स है वो केवल इंडिया के नहीं, फॉरेन कंट्री भी आते हैं यहाँ वारंटे में ट्रेनिंग करने के लिए, जो सिलचर के नजदीक है, उनको सिलेबस इंक्लूड कर रखा है आसाम राइफल का टेक्निक। तो जो भी है ट्रेनिंग के लिए जो जाते हैं आसाम राइफल, चाहे पीटी कोर्स हो, मैंने भी फार्मासिस्ट क्लास 1 पुणे में किया है, एफएमसी पुणे में, वहाँ मैं क्लास फर्स्ट था, फर्स्ट रैंक से मैं उनका ये हमारे जो बीच में था। और जितने भी जो पीटी इंस्ट्रक्टर है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर है, ए वाई रिजल्ट लेकर आते हैं। जो मैंने बताया आपको, अवार्ड जो गैलेंट्री सबसे ऊपर है। तो क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? किस लिए हमें जो है सिविल पेंशन दिया जा रहा है? और 2004 के बाद कंट्रीब्यूटरी पेंशन है। देखिए सिविल पेंशन जो कि 60 साल तक बहुत ही आराम से, जैसे पता है आपको, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक या जहां जहां सिविल एम्प्लॉय है, अपने परिवार के साथ बच्चों को सेंट्रल स्कूल पढ़ा रहा है, ट्रांसफर होके फिर नया जगह जा रहा है, उनको सेंट्रल स्कूल में 60 साल तक परिवार हमेशा उनका साथ रहता है, 2 साइड डली जो भी खाते हैं, जो पले लिए, तो मतलब ये हालत में बहुत ही आराम का जिंदगी जीने के बाद जो पेंशन ले रहा है, हमें भी वही पेंशन दे रहा है जो 24/7 यानी कि सालों भर ऑपरेशन है। ना दिन का 12 बजे है, ना रात का 12 है।